अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त जो chaotic सिचुएशन कुछ अरसे से जारी है वो लिंगर ऑन होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अपनी बका की जुस्तजू की जंग लड़ रही है और बज़िद है कि वो इमरान खान को बाहर निकाल के ही रहेंगे और जब भी इमरान खान कोई एहतजाज या धरने की कॉल देंगे तो वो पीछे नहीं हटेंगे। जबकि दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करती दिखाई देती है। 26वीं आईटी तरमीम हो गई, उसके बाद हमने देखा कि जो हाजिर सर्विस ऑफिसर्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी उनके ब्रैकेट को बढ़ा दिया गया। फिर जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बाद से हुकूमत की जो पोजीशन है वो बज़ाहिर यूं लगता है कि मजबूत हो गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है और मौलाना फजल रहमान साहब के मूड पर भी डिपेंड करता है कि हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम आगे चल के होगा या फिर नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एक बार फिर गरजे हैं, बरसे भी हैं। वो कहते हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी महीने एहतजाज की कॉल देंगे तो सर पर कफन बांध कर हम निकलेंगे। और ये अली अमीन गंडापुर साहब को पहली बार नहीं कह चुके, इससे पहले भी मुतादिद बार अली अमीन गंडापुर साहब ने इस तरह के बयान दिए हैं कि हम इमरान खान साहब को निकाल के रहेंगे। 2 हफ्तों का अल्टीमेटम भी दिया कि हुकूमत को छोड़ दो वरना हम आएंगे और फिर हम जेल से निकाल के ले जाएंगे। लेकिन होता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी कोई जलसा करती है उसमें वो खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है, लेकिन जो भी रीसेंट का जलसा है वो कितना इम्पैक्टफुल हुआ, उस जलसे ने क्या तासुर दिया, हुकूमती हलकों में कोई हलचल हुई या नहीं हुई, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत कॉम्प्रोमाइज। और ये ख्वाजा आसिफ साहब नहीं कह रहे, सिर्फ फवाद चौधरी साहब भी इससे पहले इस तरह के इल्जाम लगा चुके हैं और फैसल वाउडा साहब भी मुतादिद बार ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जो राना सनाउल्लाह हैं वो कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सजा जरूर मिलेगी। तो ऐसा लगता है कि अभी भी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब, उनके गिर्द जो शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है उसमें कोई नरमी करते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुल्क में जब इतना कुछ चल रहा हो तो फिर आपका हमसाया मुल्क भारत आपके यहाँ क्रिकेट खेलने क्यों आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्रिकेट शायकीन के लिए मायूस कुन सिचुएशन की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया है कि उनकी टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आएगी। जबकि दूसरी जानब हम देखा कि रिसेंटली जो एससीओ है उसकी जब मेजबानी पाकिस्तान ने की तो भारतीय जो वजीर खारजा हैं वो पाकिस्तान न सिर्फ आए बल्कि यहाँ पर उनका जो जेस्चर था उसको पॉजिटिविटी से भी लिया जा रहा था। लेकिन जब भी भारत के साथ पाकिस्तान कोई बातचीत करने के लिए वो रास्ते खोलने की कोशिश करता है, चाहे वो खेल के मैदान हो या फिर कोई पीस टॉक हो, भारत हमेशा बैक ऑफ कर जाता है और बल्कि पाकिस्तान की हर्जा-सराई करने की भी कोशिश करता है। तो इस मामले पे भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिप्तान खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सिप्तान खान साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करना चाह रही है और बल्कि यूं कह लूं कि जलसे करना चाह रही है, जो उन्होंने शुरू भी कर दिया है। सवाबी में इसका आगाज हुआ, सवाबी में तो ज़ाहिर है कि आप लोगों ने एक जलसे का एहतमाम किया, पावर शो किया, लेकिन आपको लगता है कि इसका कोई असर पड़ सकता है? क्योंकि आप लोगों के जलसे में अमेरिका का झंडा लहराया जाना गो के उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है, लेकिन इम्पैक्ट अच्छा नहीं आया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, हम एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है, तो जलसा करना तो हमारा राइट है। जहां तक अमेरिकन फ्लैग का जिक्र है, तो आज सुबह मैं देख रहा था कि जो केपी वाले हैं उन्होंने कहा है कि जिस स्पेसिफिक बंदे ने अमेरिकन फ्लैग उठाया हुआ था हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब जलसे में तो आप देखें हर बंदा जलसे करता है, जो उनके मासेस होते हैं, जो उनकी टीम्स होती हैं, उनको मोबिलाइज करने के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए इट्स अ पॉलिटिकल ट्रेनिंग। तो जलसा करना तो कोई बुराई नहीं है। एहतजाज आप क्यों करते हैं? एहतजाज आप यूं इसलिए करते हैं कि जब आप देखते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से उसको
बाइफरकेट करके उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, तो आप एहतजाज नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? हमारे पास ये है कि हाउस के जी। अंदर भी एहतजाज, अब तो वो वाली बात भी खत्म हो गई कि आप हाउसेस में नहीं बैठे और आपने हाउसेस से रिजाइन कर दिया, तो आप किस तरह की पॉलिटिकल पार्टी हुँ। हैं? अब तो हाउसेस में बैठे हैं, हाउस के अंदर भी लेकिन एहतजाज लेकिन हो रहे आप हैं, लोग हाउस हाउसेस के में बैठे ज़रूर हैं सिप्तान खान साहब, लेकिन आप लोगों पे जो ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आपकी क़यादत कॉम्प्रोमाइज़्ड है, अब तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बयान दे दिया है। फवाद चौधरी साहब तो पहले दिन से जब से वो बोलने लगे हैं, वो ये कहते हैं कि पीटीआई की जो क़यादत है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है। चले इस पे मैं सिर्फ इतनी सी बात करता हूँ कि जो भी कहते हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कि हम लोग पीटीआई वाले कॉम्प्रोमाइज्ड अच्छा। हैं। तो वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि हम डंडे उठाएं और अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट के हम गले पड़ जाएं। जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, खुदा ना खास्ता वो इंडिया या इजराइल की तो आर्मी नहीं है ना, या इस्टेब्लिशमेंट हुँ, नहीं है। देखें, जहां हमें अपने इदारों से ठीक। गिला होता है, हम वो भी करते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज्ड लफ्ज जो है, ये चाहते हैं लेकिन बीइंग अ आप पॉलिटिकल देखिए ना, पार्टी देखिए चाहे। सल्मान खान साहब, मैं कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी। आप एक स्ट्रॉन्ग जी, ऑपोज़िशन है, पाकिस्तान की तारीख़ में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िशन होना कोई छोटी-मोटी बात नहीं होती है। उसके बावजूद तरमीम हो, तो आप नीम रज़ामंदी शो कर देते हैं। हाज़िर सर्विस ऑफ़िसर्स की मुद्दत मुलाज़मत में इज़ाफ़े की बात हो, तौसीक़ की बात हो, आप उसके ऊपर कहते हैं ये अपने उनके इदारे का मसला है। कोई और ऐसा मौका हो कि जिसमें आप हुकूमत को थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, टफ़ टाइम दे सकते हैं, वहाँ पर आप खामोशी साध लेते हैं। तो ऐसा लगता जी। ही है कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन आप लोग शायद कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, सिवाय शोर करने के। ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा-सा हम बाइफरकेट करेंगे कि जहाँ तक हमें लड़ाने की, देखिए नून लीग की तो पहले दिन से यही पॉलिसी रही ना कि हम बीइंग पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी, हम किसी के और के गले में पड़ जाएँ और ये चुप करके अपने 2 साल 4 साल निकालें और ठंडा-ठंडा पतली हुँ, गली से निकलते हुए, यूँ नहीं होता। अवाम बड़ी सेंसिबल है। हमारा हमारी जंग जो है, मैं वाहिद शायद बंदा हूं या उन लोगों में से एक हूं जो पहले दिन से कहता था कि हमने पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन, पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी, या हमारी उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जंग है। हमें किसी के गले ना डाला जाए, वो भी हमारे अपने हैं, हम भी उनके हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, सब कुछ हो गया, हमारी लीडरशिप अंदर रही, हमारे वर्कर्स अंदर रहे, हमारे जो बानी चेयरमैन है वो आज तक अंदर हैं, हुँ, उनके केसेस की समाअत हो रही है, अदालतें जो हैं वो इंसाफ प्रोवाइड कर रही हैं। तो अब जहां तक ऑन हुँ, फ्लोर ऑफ द हाउस है, ये अमेंडमेंट्स में आपने देखा कि हमने तो टिका की मुखालफत की। हमारे जो ऑपोजिशन हुँ, लीडर, चाहे फेडरल गवर्नमेंट में थे, चाहे पंजाब में थे, या जहां जहां भी थे, सिंध में थे, उन्होंने तो मुखालफत की है। बट चूंकि हमारी न्यूमेरिकल तादाद थोड़ी है, हमारी रिजर्व सीट्स वाला, देखे ना, एक जब बात होती है तो उसका पीछे एक बैकग्राउंड भी तो होता है ना। आज तक हमारी रिजर्व जी, सीट्स जो है, उनका डिसीजन नहीं हुआ कि पहले हम एक पॉलिटिकल पार्टी में गए, वो डार साहब वाली, उन्होंने नजरियाती जो थी, फिर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आ गई, फिर पीटीआई का हुँ। बैठ कर, ये एक लंबी स्टोरी है, मैं उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं ठीक। कि अब हम ठीक लड़ रहे हैं, हमने पीएमएलएन के साथ लड़ना है, हमने पीपल्स पार्टी के साथ लड़ना है, हमने और किसी के यानी साथ क्यों आपने लड़ना है? आपने ये बात समझ ली है कि आपने पीपल्स पार्टी के साथ लड़ना है, नून लीग के साथ लड़ना है, लेकिन आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ना है। तो अच्छी बात है अगर आपको ये समझ आ गई है। देखें, लेकिन अनदर क्वेश्चन सत्तान खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की रिहाई और फिर उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब के जो बयानात हैं कि मैं ले आ जाऊँगा, छुड़ा के ले जाऊँगा, और फिर अभी भी वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को कॉल दें और उसके बाद जो है वो हम भरपूर एहतजाज के लिए निकलेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब तो वो पर्सनैलिटी बन चुके हैं कि जो कारकुनान को इकट्ठा करने के बाद हाज़िरी तक नहीं लगाते और वहाँ से वो 20-30 घंटे के बाद बड़ा लंबा सफ़र तय करके दबंग एंट्री देते हैं केपी में, असेंबली के अंदर। तो जी, क्या रहे हैं आप लोग? वो आप बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, ये हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। एक तो ये है कि हमारी कानूनी जो जंग है, वो आपके वुकला लड़ रहे हैं और चेयरमैन उसके ऊपर 100% ही इज सेटिस्फाइड
कि हमारे जो वुकला की टीम है वो हमारी जो लीगल बैटल वाली साइड है वो ठीक कर रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा यूं देखें कि एक लीगल साइड है, एक पॉलिटिकल साइड है, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है। मैं कोई दुनिया से नई बात तो कर नहीं रहा। तो अब जो पॉलिटिकल वाली साइड है, वो पॉलिटिकल हैंडलिंग जो है वो तो आपके पॉलिटिशियंस नहीं करनी है ना। तो उसके लिए वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और ये जो एहतजाज होता है ये भी एक किस्म का प्रेशर होता है गवर्नमेंट पे, कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो निकल रहे हैं बाहर, और उनकी ये डिमांड है, उनका ये मुतालबा है कि हमारे चेयरमैन को रिहा किया जाए। तो ये वो डिमांड तो पुट अप कर सकते हैं नहीं, ना, लेकिन आगे देखिए अमल रिहाई होना। गवर्नमेंट ने तो नहीं रिहाई दी ना सत्यनारायण खान साहब। रिहाई तो आपको जो लीगल जी, जिसे क्या कहते हैं पाथवे है, आप खुद से इन चीज़ों को जी। समझते ही हैं, आपको तो वहाँ से इंसाफ मिलना है। आपको गवर्नमेंट ने तो नहीं क्लीन चिट पे लिख के देना कि ये लीजिए इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं। या फिर आप ये कहें कि गवर्नमेंट हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वज़ह से ये सब कुछ हो रहा है, तो अगर वो मान जाएँगे तो छोड़ दिया जाएगा। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अभी अभी आप ये देखें कि जब ये 26 अमेंडमेंट आई है और इसमें जो तरामीम हुई हैं, हुँ, उसमें हमारी पार्टी ने तो पूरा पार्टिसिपेट की है। असद कैसर साहब, मौलाना साहब के घर जितनी मीटिंग्स होती रही हैं, मौलाना जी, फजल रहमान के घर में, उसमें पीटीआई ने बाकायदा जी। शमूलियत की है, अली जफर ने शमूलियत, हमारे लॉयर्स जो हैं। अच्छा, फिर उस उन तरमीमों के बाद फिर जो एक स्पेसिफिक जो एक पॉइंट था, उसके ऊपर ये आके ये एक वन पॉइंट पे ना आ सके, तो इस वजह से हमारी पार्टी बैकफुट पे आ गई, क्योंकि इन्होंने वो तरमीम जाके जेल में, आपको पता है कि जो ऑड टाइमिंग्स में जेल खुली और उसमें अभी अभी बिलावल अभी आप भुट्टो लोग क्या जरदारी साहब का, अभी आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? हाँ, अभी आप लोग सत्यनारायण हम खान ये साहब क्या प्लान प्लान कर कर रहे रहे हैं? हैं। एहतजाज प्लान कर रहे हैं? हमारा देखिए, हमारी बड़ी सिंपल सी प्लानिंग है कि लीगल बैटल को अपनी हुँ, तरफ वुकला हैंडल करें, और जो पॉलिटिकल बैटल है उसको पॉलिटिशियंस हैंडल करें, और यही सही तरीका है। और ये जमहूरी मुल्क है जहां आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, तो वहां आपको पार्लियामेंट के नॉर्म्स के मुताबिक ही चलना है ना। तो पार्लियामेंट के नॉर्म्स में हुँ। कहीं ये लिखा हुआ है कि एहतजाज ना करें। लीगल बैटल हम कोर्ट्स में लड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमें रिलीफ मिलेगा। बाकी अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो लोगों की अक्सरियत की, लोगों की राय है। ज अच्छा, मैं जस्टिस आपको एक छोटी सी, जस्टिस ये जस्टिस थोड़ा सा मिलेगा, ऑफ रिलीफ प्लेटफॉर्म मिलेगा। हो रहा हूँ। सॉरी, क्या कहा? जस्टिस जस्टिस मिलेगा कि रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह जस्टिस मिलेगा। हमें अदलिया से ठीक है। इंसाफ ही चाहिए, जस्टिस ही। देखें ना, अब ये छोटी छोटी बातें हैं। कोई कोई अपने 3 साल में, 4 साल में चेयरमैन बानी पीटीआई जो थे, वो कोई तो अच्छा काम करके गए थे ना, कि अवाम उनसे पीछे हटने को तैयार नहीं। मैं ये कहता हाँ, हूं कि लेकिन जब मैं लेकिन आप फॉरेस्ट लोगों ने का, किया क्या उनके जाने के बाद कि आप लोगों के जो पार्टी इख्तिलाफ़ात है सत्यनारायण खान साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपने भी कहा लीगल जी, बैटल बट वाले लीगल लड़े हैं, पॉलिटिकल वाले पॉलिटिकल लड़े हैं, लेकिन वो तो आपस में लड़ना शुरू हो गए। एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाज़ी, एक-दूसरे की पॉलिसीज़ को नेगेट ये करना, मानना नहीं। तो ये तो आपकी पार्टी आपस में ही लड़ाई करना शुरू हो गई है। जी, ये जो कि नहीं होना चाहिए। मैंने बड़ी सिंपल सी बात की है कि इसको 2 हिस्सों में चेयरमैन को बाइफरकेट इंशाल्लाह करना चाहिए, कि लीगल वाले अपनी बैटल हुँ, लड़ें, हुँ। पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपना काम करें। एहतजाज करवाना पॉलिटिशियंस का काम है, लीगल वाले बैटल जो है अदालतों में लड़ना वो वुकला का काम है। मैं छोटी सी बात करता हूँ आधे मिनट की, प्लीज़ मुझे इजाज़त दें कि जी, जी। जब प्लीज़, मैं ये प्लीज़। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और फिशरीज का मिनिस्टर था, तो मुझे कुछ अरसे के लिए ये एनवायरनमेंट भी दी गई थी। एनवायरनमेंट जब दी गई थी, तो हुँ। हमारा इंडेक्स यूनिट जो इंडेक्स जो होता है, वो तकरीबन चला गया था एयर 400 क्वालिटी पे इंडेक्स। लाहौर का। हुँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जल्दी में बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम जाया ना हो, हुँ, कि हुँ। वो 400 पे चला जी, गया जी। था। उस वक्त असेंबली में हमारे पीएमएलएन के विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो हमारे लिए काबिल इज्जत एहतराम है। ऐसे फील होता था कि मुझे कच्चा खा जाएंगे, कि जी वो 400 पे चला गया। हुँ। हमने पूरा दिन रात कोशिश की, हमने भट्ठों पे छापे मारे, हमने गाड़ियां पकड़ी, और हम 400 से नीचे 3 पॉइंट समथिंग पे लेके आ गए थे। आज वो हुँ। एयर यूनिट जो ये हमारा है, क्या कहते हैं इसको, इंडेक्स, सॉरी, क्वालिटी। इंडेक्स, सॉरी, हुँ। यस, क्वालिटी जो है
वो कहीं 800 पे चल रही है, कहीं 1200 पे चल, ये इस टाइप के हमारे ज़िम्मेदार तबाह हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट तबाह हो गए, आपकी हर चीज़ बिगड़ हुँ, गई। आप एक ही चीज़ को ठीक। नून लीग वाले तो ये चाहेंगे, नून लीग वाले तो ये चाहेंगे कि हुँ, इनको हम लड़ा दें फलाँ बंदों के साथ और हम चुप करके पीछे से निकल जाएँ। यूँ तो नहीं होगा ना, यूँ तो नहीं होगा। अवाम को रियलाइज़ेशन होती है हुँ, कि जब 4 साल पहले एयर क्वालिटी कंट्रोल जो इंडेक्स था, वो यहाँ पे था, आज यहाँ पे है। तो इस हुँ, गवर्नमेंट का क्या रोल था? उस गवर्नमेंट का क्या रोल था? तो यही वो वजह है जिसकी हुँ। वजह से लोग इधर इंक्लाइंड हैं, टुवर्ड्स ठीक, बानी बहुत चेयरमैन। शुक्रिया सिफ्तैन खान साहब। आपने आपने बहुत बात की आखिर में और प्रॉब्लम ये है कि हमसे भी पूछ लिया जाए क्योंकि हमें शिकायत ये है कि आप लोगों को जब यहाँ से फुर्सत ही नहीं मिलेगी, आप लोगों को इमरान खान साहब से को छुड़वाने से, हुकूमत को अपनी मुद्दत जो है वो बढ़ाने से या अपनी जो गारंटी है वो मिलने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे ये सब चीज़ें चलेंगी? और ये वाक़ई इस वक़्त बड़ा ही डिज़ास्ट्रस किस्म की सिचुएशन है, लाहौर में, मुल्तान में और पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह ये है कि जो स्मोक है नाज़रीन, उसने तबाही फेर दी हुई है। गले के अमराज़, नाक के अमराज़, आँखों के अमराज़, जिल्द के अमराज़ जो हैं, वो पैदा होना शुरू हो गए हैं और ये मज़ीद बढ़ती जाएगी। आप थोड़ा-सा पीछे जाएँ, तो और अभी इसकी निस्बत पहले कम थी, अब ये ज़्यादा होती जा रही है। उसकी वजह शायद ये है कि थोड़ी-सी नेग्लिजेंस हमारी तरफ से भी है और हमारी गवर्नमेंट और इंतज़ामिया की तरफ से तो है ही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं सैयद नवीद कमर साहब। सैयद नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला। मुझे बताइएगा कि आईनी तरमीम हो गई, लेकिन उसके नतीजे में जो आईनी बेंच बना है अ, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के केसेस लटक गए हैं। आज भी जो एक केस की समाअत हुई, उसके दौरान जो है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर आईनी बेंच नहीं बैठेगा, तो क्या हम गैर आईनी हैं? एक केस के दौरान सवालिया अंदाज में उन्होंने रिमार्क देते हुए ये भी कहा है कि फिलहाल कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है, इसका क्या करना है? तो ऐसा लग रहा है कि आईनी तरमीम तो हो गई, लेकिन कहीं कोर्ट्स के अंदर से ही उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं मेरा ख़्याल है कि ये दुरुस्त बात नहीं है। देखिए जब आईनी बेंच बना उसका तरीक़ेकार भी जो है वो सामने आया। पाकिस्तान में हुँ, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत एक 3 मेंबर कमेटी है जो कि फ़ैसला करती है कि कौन-सा केस आईनी बेंच के सामने जाएगा और कौन-सा केस जो है रेगुलर जिसके सामने जाएगा। हुँ, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उस 3 मेंबर कमेटी का के एक अहम रुकन हैं। तो जो भी फैसला होगा हाँ, वो उस फैसले में शामिल होंगे। 3 मेंबर्स जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर प्यूनी जो कि मंसूर अली शाह साहब होंगे और जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो कि अमीनुद्दीन साहब हैं। तो 3 जजेस जो हैं वो हुँ, हुँ। फैसला करेंगे कि कौन-सा कोर्ट किस तरफ कौन-सा केस किस कोर्ट में जाना है। तो मेरा ख़्याल है इतना इब्हाम नहीं है। ये ज़रूर है कि बिकॉज़ ये एक जो रवायती तौर पे चीज़ें आती थी, उससे हट के अब चीज़ें होने लगी हैं। कानून चेंज हो गया है, तो हमारी कोर्ट्स ने भी अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना होगा। आप समझते हैं कि वो जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ है जो इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ उस वक़्त, और वो होना भी चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर कोर्ट्स हों या फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी हो या फिर इवन अवाम के अंदर भी। लेकिन जो क्लैश ऑफ ओपिनियन है, वो आप समझते हैं कि किसी हद तक ओवरकम हुआ है इस तरमीम के बाद? देखिए अब ये तो नहीं कह सकते जब तक कि कुछ टाइम गुज़रे, मेरा ख़्याल है कि हर एक को जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी नए कानून के तहत। तो मेरा लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं जिस तरह से कहा जा रहा था कि हुँ, एक्सप्लोड हो जाएँगी और ये, वो नहीं हुआ है। बाय एंड लार्ज एक एक्सेप्टेंस ज़रूर आ गया है। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ हुँ, लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ मुख्तलिफ थी। तो अब वो नए हालात हुँ। में वो एडजस्ट हो जाएँगे। अच्छा, मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह हो गई और कोई
तरमीम है जिस पे हम एक्सपेक्ट करें इस वक़्त आपसे और गवर्नमेंट से कि और भी मज़ीद काम हो सकता है? क्योंकि तरमीम का गवर्नमेंट सिलसिला से तो अब शुरू हो अब गया है, मुझे तो पता मिलिट्री नहीं। कोर्ट्स। हुँ, हुँ। अ देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अब एक तरमीम आ गई है, उसको सेटल होने दें, उसमें एडजस्टमेंट्स होने दें। लोग भी जो हैं, जैसे आपने खुद कहा कि इस नए कानून के तहत जो है उन अपने आप को ढालना होगा सबको। तो उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कोई इतनी मामूली कानून नहीं है। थोड़ा-सा वक़्त लगता है उसकी भी एडजस्टमेंट का एंड सेटलमेंट का। मेरे मशवरा हुकूमत को ये ठीक होगा कि कोई भी और चीज़ फ़िलहाल ना लाई जाए, ताकि ये सिस्टम जो है जैसे चल रहा है, उसको एडजस्ट होने दें। वक़्त के ठीक साथ-साथ है। पता चल जाएगा क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हुँ। हमें चाहिए। तो डेफ़िनिटली मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत ये सोच भी रही है, तो मशवरा तो हमारा ये होगा कि अभी ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और मैं एक सिर्फ़ कोट करने के लिए, याद दहानी के लिए अपने देखने वालों को भी ये कोट कर रही हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बड़ा फ़र्म स्टांस था, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहैसियत जमात पाबंदी लगने की बातें हो रही थी। तो उसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा फ़र्म स्टांस सामने आया था, जो कि किसी भी जमहूरी जमात से आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अब ये जो इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? क्या हम देख देख रहे हैं इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता हुआ, या फिर इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ कुछ बातचीत करेगी कि जमहूरियत है, जमहूरियत में आप डायलॉग्स के ज़रिए ही चलते हैं? देखिए, ये सवाल नहीं है, क्योंकि हाइपोथेटिकल इस वक़्त होगा कि कोई ऐसा ट्रायल होने वाला नहीं है कि हम हाँ या ना में उसका जवाब दें। ये अच्छा। हमारा अपना ये ख़्याल है कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए, अनलेस कोई बहुत हुँ, ही ऐसे किसी चीज़ में वो मुलविस हों, जो कि डायरेक्टली पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को, अब कल को अगर कोई आके कोयटा पे आके हमला कर दे, या इवन जीएचक्यू हुँ, पे भी, तो ज़ाहिर है कि हमें उसके खिलाफ तो एक प्रोटेक्शन अपना रखना है। लेकिन ऑर्डिनरीली किसी हुँ। सिविलियन का ट्रायल होना किसी छोटी-मोटी बात पे भी वो दुरुस्त भी नहीं है, और डेफ़िनिटली हमारी पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। मैं आपका ऐसे पर्सनल ओपिनियन जानना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप नून लीग को तो रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक दूसरी जमात को रिप्रेज़ेंट ज़रूर कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था कि जब तक मुमकिन हो सके इमरान खान साहब को अंदर रखने की कोशिश करेंगे। अब ये जो अंदर रखने वाली बात है, आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता भाई। ये कहीं राणा साहब का या किसी भी हुकूमत के का या हुकूमत का ये प्रेरोगेटिव नहीं है। ये तो ट्रायल होता है कोर्ट्स में, एविडेंस लाते हैं आप कोर्ट में। अगर किसी का की हुँ, कन्विक्शन हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये एक ट्रेडिशन रही है या सिलसिला रहा है, कि सियासी जो मुखालफिन हैं उनको जेल में बंद रखो और उनको बाहर ना आने दो। वो समझते हैं कि इस तरह से हम ख़त्म कर देंगे अपने मुखालफिन को। एक्चुअली वो ख़त्म नहीं होते, वो ज़्यादा मज़बूत होके निकलते हैं। अब मैं नहीं कह रहा है इसके पर्टिकुलर केस में कि खान साहब मज़बूत होके निकलेंगे या कमज़ोर होके हुँ, निकलेंगे। लेकिन ये हुकूमत की ख़्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि उसके जो मुखालिफिन हैं हुँ, उनको हर वक़्त जेल में बंद हुँ। करें। और इस तरह की पेशगोइयाँ भी नहीं होनी चाहिए मेरे ख़्याल से कि 190 मिलियन केस में अब इमरान खान साहब फँसे, आज फँसे और कल फँसे। लेट मी जस्ट कमेंट ऑन योर कमेंट कि ना उस वक़्त ये दुरुस्त था जब इमरान खान साहब नवाज़ शरीफ साहब को या मरियम बीबी को या हमारी जो लीडरशिप है, और ख़ासकर ज़रदारी साहब की सिस्टर को, हमशीरा को जो न सिर्फ़ जेल में रखना बल्कि उनको मरियम लाल को। अज़ियत देना कि ईद की रात पे उनको उठा के हुँ, हॉस्पिटल से शिफ्ट करके चले जाना, या कहना कि मैं एसी भी निकाल दूँगा ये, और अमेरिका में जाके ऐसी बात करना, और आज खुद कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे हुँ, साथ जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। हुँ, तो प्लीज़ व्हाइल टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। आप
ये ज़रूर जब भी हाँ। किसी पे कोई भी कदम उठा रहे हों, ये ज़रूर सोचें कल मुझे अगर ये भुगतना पड़े, तो फिर क्या होगा? या यू एग्जैक्टली राइट कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। नवीद कमर साहब, भारत के साथ जो हमारे मामलात हैं, ज़ाहिर है वी हैव अ हिस्ट्री विद इंडिया, तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? बिकॉज़ पाकिस्तान टीम ना भेजना, ये पहली बार तो ज़ाहिर है बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड दहशतगर्दी के अंदर जो एविडेंसेस मिलते हैं, वो जाके रॉ के साथ उसके ताने-बाने मिल जाते हैं। तो ये कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं? हमारी ख़ारिजा पॉलिसी भारत के साथ क्या थोड़ी और बेहतर हो सकती है? ये डायलॉग्स के लिए हम कोई इनिशिएट ले सकते हैं? क्योंकि अभी स्मोक का इश्यू है, उस पे भी अगर वो वीज़ा नहीं दे रहे या वो टाल-मटोल से काम ले रहे हैं, तो आई थिंक कि ये तो बड़ा अलार्मिंग है कि हमारे साथ वाला हमसाया, जिसकी आबादी भी बहुत बड़ी है दुनिया में, पहले नंबर पे आ गया है और वो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है किसी इश्यू पर भी। देखिए, अब ये तो मेरा ख़्याल है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इस वक़्त उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सूट कर रहा है कि एंटी पाकिस्तान रेटरिक भी बढ़ाया जाए, एंटी मुस्लिम रेटरिक बढ़ाया जाए और हुँ। ये वो आगे निकल के दुनिया को दिखाते हैं कि वो डेमोक्रेट्स भी हैं और सारी ह्यूमन राइट्स की उनकी वायलेशंस जो हैं, वो दुनिया टॉलरेट करती है क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है उस पे उसके साथ रिलेशनशिप कोई भी खासकर वेस्ट जो है, वो तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुँ। अपनी मनमर्ज़ी से चीज़ें करते जाएँ। पाकिस्तान ने कभी भी डायलॉग से पीछे नहीं हटा है। पाकिस्तान ने हमेशा रिलेशनशिप बेहतर किए हैं और एक वक़्त था जब शायद ये बेहतर हो भी रहे थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका एक सिंगल माइंडेड अप्रोच है कि पाकिस्तान को दुश्मन बना के पेश करो और फिर उसके बेसिस पे वोट भी माँगो लोगों से। तो वो जब तक के नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि हालात कुछ बेहतर की तरफ जाएँगे। जैसे क्रिकेट है, अब तो स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स शुड ऑलवेज़ बी सेपरेट। बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान अगर कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक वो दुनिया को भी नज़र आ रही है। ऐसा नहीं लगता कि भारत चाहता है किसी भी तौर के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है, वो बहाल हो सके। इसी को मज़ीद डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने वाला है वो ये है कि भारत ने ज़ाहिर है कि पाकिस्तान आने से और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आकर खेलने से मना कर दिया है। माज़रत तो नहीं मैं कहूँगी, मना कर दिया है। इसके बड़े इम्पैक्ट जो हैं वो ज़ाहिर है क्रिकेट की दुनिया में पड़ेंगे। पाकिस्तान जो एक अरसे से कोशिश कर रहा है कि भारत आके पाकिस्तान में खेले और हर दफ़ा कोशिश करता है लेकिन भारत मना कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब एससीओ कॉन्फ्रेंस होती है तो फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान आते हैं, उनका बड़ा वार्म वेलकम भी होता है। एक पॉजिटिविटी भी पाकिस्तान की तरफ से रेडिएट करती है। लेकिन कहाँ लैक कर रहे हैं भारत के साथ ताल्लुकात को दोबारा बहाल करने में, और भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ ये काम क्यों करता है कि दहशतगर्दी में भी मुलव्वस होता है, पाकिस्तान के अंदर जो छेड़छाड़ है वो भी करता है, फिर इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश भी करता है, और फिर जब कुछ ना बन पाए तो क्रिकेट खेलने से भी इनकार कर देता है। हमारे साथ मौजूदा प्रेसिडेंट आईआरएस और साबिक सेक्रेटरी खारजा सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। और सलीम साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा कि ये जो इंडिया पाकिस्तान में आकर खेलने से मना कर रहा है, ज़ाहिर है कि इसका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ये जो दहशतगर्दी के अंदर बार-बार मुलव्वस हो रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान में जो पीस है उसे डिस्टर्ब करने की इंडिया कोशिश कर रहा है। ऑन द अदर हैंड फिर जब हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में होते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है। तो ये दोहरा मयार भारत का क्या इंटरनेशनली किसी को नज़र नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, ये हिपोक्रेसी बहुत अरसे से है और जो है ये चीज़ जो उनकी रिकॉर्ड पे है, एविडेंस इसका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने इकट्ठा करके अक़वाम मुत्तहिदा में भी कितनी बार जमा कराया और भी अपने बायलैटरली भी हमने बहुत से मुल्कों के साथ ये शेयर किया है कि जिसमें हमने बताया कि किस तरह से वो मुलव्वस रहे हैं। ये इंडियंस जो हैं, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग्स करवाई हैं उन्होंने। उसके अलावा जो है पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं बहुत सी, जो पाकिस्तान के मज़मूम मकासद उनके हैं और वो इतने लोगों को यहाँ पे जो है शहीद कर रहे हैं, इतनी हिलाकतें यहाँ पे कॉज कर रहे हैं, तो उनको ये पैसों के ज़रिए भी उनको जो है दूसरी मदद के थ्रू भी, बेशक वो ग्रुप थे जो अफ़गानिस्तान में हैं उनको भी, तो इस चीज़ के बहुत से शवाहिद हैं।
और ये चीज़ भी क्लियर है, रिकॉर्ड पे है कि अजीत डोवाल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और उससे पहले वो रॉ के बहुत अर्सा रॉ के भी हेड रहे हैं, तो उन्होंने खुद एक कहा कि जी हमारा इस वक्त एक जो है ना डिफेंसिव ऑफेंस की पॉलिसी है जिसमें हम, और ये उनके रिकॉर्ड पे हैं कुछ स्पीचेस उनकी जो उन्होंने बाद में कोशिश की इंटरनेट से गायब करने की, लेकिन अभी भी हैं कि हम पाकिस्तान को ब्लीड करेंगे इस तरह से कि दूसरी जो है ना ये जो जहाँ पे हमारा बस चलेगा हम भी पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, ये वो कह चुके हैं। तो इस सब के बाद अभी तो जो उन्होंने कनाडा में करवाया और बाकी मुल्कों में जो करवाया वो तो जाहिर है कि उसमें तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उसमें तो कैनेडियन के साथ उनकी कितनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, यूके के साथ, अमेरिका के साथ, वहाँ पे भी उन्होंने कोशिश की टेररिज्म करवाने की, टारगेटेड किलिंग्स करवाने की। बिल्कुल उनको वहाँ पे कनाडा में तो उन्होंने वो जो है उनको वहाँ पे असैसिनेट कराया। और चले ये बात तो हमें जॉर्ज सलीम साहब समझ आती है कि दो हमसाए मुल्क होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन एक जो हमारा बड़ा साझा मसला है वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स का। इस वक्त जो पाकिस्तान के मुतादिद शहरों का हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, इंटरनेशनली भी उस पे लोग बात कर रहे हैं और ये मसला हमारा साझा है, इंडिया का भी यही हाल है। तो इस पे अगर पाकिस्तान उनके साथ कोई बात करना चाह रहा है एयर क्वालिटी के ऊपर कि हम कोई लाहे-अमल तैयार करें दोनों मुमालिक मिलके, और जो 3 रुकनी वफ़्द है उन्होंने नई दिल्ली में जो इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत करनी थी। अब भारत ना तो वीज़े दे रहा है, ना उस तरीके से ट्रीट कर रहा है, और ऑन द अदर हैंड अगर भारत को कोई ऐसी चीज़ करनी होती है, हम उनको अपनी एयर स्पेस भी देते हैं, हम उनको वेलकम भी करते हैं। तो ये हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार हो रहा है या उनको रास नहीं आ रहा? मैं इसे किस तरह इंटरप्रेट करूँ? जी देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जब ये अगस्त 2019 में उन्होंने वो जो किया था, जो आर्टिकल 370 जब उन्होंने रिवोक की थी, और साथ ही ज़्यादा अहम जो चीज़ थी आर्टिकल 35A, जिसके तहत वो वहाँ पे एक स्टेटस को कायम था इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक बैलेंस जो था, जो कि आप एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी का चेंज नहीं कर सकते, तो उसको भी रिवोक कर दिया। तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ा ज़ाहिर सख्त एक्शन लिया था। हमने उस वक्त डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड किए थे, उनके सफ़ीर को वापस भेजा था, फिर उन्होंने भी वापस भेजा, फिर उस वक्त से हमने डायलॉग बंद कर दिया था, ये कह के कि जब तक वो वापस नहीं करेंगे, अपने विड्रॉ नहीं करेंगे, वो जो रिवोकेशंस हैं हम नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि हमारा प्रिंसिपल स्टैंड अपनी जगह पे है, बट कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मिसाल के तौर पे अब आपने ये बात की है, ये जो माहौलियाती आलूदगी की, और ये जो इतना बड़ा मसला है स्मॉग का, अब ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसमें कि देखें बिल्कुल आलूदगी में ये है कि पाकिस्तान और भारत जो है, बिकॉज हमारे देखें जो लाहौर है वो तो बिल्कुल बॉर्डर के साथ है इस वक्त, और अमृतसर भी वहाँ से 10-15 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोनों की जो जाहिर है जो इंडिया में होता है वो पाकिस्तान को मुतासर करता है, एंड वो कहते हैं चलें तो वाइस वर्सा भी ठीक है। तो उसमें अगर ताउन नहीं करेंगे तो वो तो एक बेवकूफ़ी के ज़ुमरे में आ जाता है ना, एक हटदर्मी के ज़ुमरे में आ जाता है। लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मसला है, इसकी जो इसके असरात हैं वो तो आपको जो रीजन के कंट्रीज़ हैं, नेबर्स हैं, उनको मिलकर उसको निपटना है। उसमें तो कोई सियासत को नहीं शामिल करना चाहिए, कोई बाकी तनाज़ात को उसमें नहीं लाना चाहिए। लेकिन भारत ये कर रहा है, और आपको पता है उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ये कहा रिसेंटली, उन्होंने कहा कि द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग इज़ ओवर, ठीक है। और फिर उन्होंने ये कहा कि जी हम पाकिस्तान से सिर्फ जो बात होगी वो इस पे होगी, वो इल्ज़ाम के दहशतगर्दी जो करवा रहे हैं और इस किस्म की। और साथ ही साथ वो एससीओ में भी जब आए, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम बायलैटरली बिल्कुल नहीं इंटरेक्ट करेंगे, सिर्फ ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, ये मल्टीलैटरल। तो ये इसी तरह हमने दूसरे फोरम्स में भी देखा है, एग्जैक्टली इस तरह दूसरे फोरम्स में भी देखा है कि भारत जो है उनकी कोशिश ये होती है पाकिस्तान को अंडरमाइन करे जहाँ पे भी है ना। और ये एक मैं ये समझता हूँ कि ये कोई वाइज पॉलिसी नहीं है। एक इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया का इस रीजन का सबसे बड़ा मुल्क है, इस वक्त दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है भारत, 5वीं बड़ी इकॉनमी है, उसकी एक जो इंटरनेशनल वो सारी रेपुटेशन भी है, लेकिन साथ ही साथ वो बड़े छोटे जो है ना कद की जो चीजें हैं उसका लेकिन हमने भी तो अपनी खारजा पॉलिसी में उस तरीके से भारत को डील नहीं किया। फॉर इंस्टेंस बिल्कुल कश्मीर का इशू हमारे लिए बड़ा जरूरी है, इसी तरह चीन का भी मसला है भारत के साथ, बट उन्होंने कभी भी अपने ट्रेड्स को वाइंड अप नहीं किया, खत्म नहीं किया। इस वक्त हमारे हमसाए मुल्क में एक ऐसी आबादी रहती है जो दुनिया की पहली बड़ी आबादी का दर्जा रखते हैं। हमने उनके साथ ट्रेड्स खत्म कर दी, हमने बिजनेस खत्म कर दिए, उसका उल्टा नुकसान हमारी इकोनॉमी को भी हुआ और फिर हमारे ताल्लुकात भी खराब हो गए। तो हमारे एंड से आप नहीं समझते कि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अब निकल रहे हैं
क्योंकि नाउ दे गेटिंग इनटू अ स्ट्रांग प्लेस ऑफ पोजीशन। देखिए एक तो ये है कि दो तरफा है ना, अगर ट्रेड है, मिसाल के तौर पे जब ये ट्रेड बंद हुई थी दोनों मुल्कों की, तो उसमें ठीक है एक आध उसमें स्टेप पाकिस्तान की तरफ से था, लेकिन उससे पहले इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने ये किया था कि उन्होंने इतने टैरिफ्स लगा दिए थे और फिर साथ नॉन टैरिफ बैरियर्स जिसको कहते हैं ना, वो इतने ज़्यादा लगा दिए थे कि वो ट्रेड में आपकी एक्सपोर्ट उधर हो ही नहीं रही थी। अब ट्रेड इस तरह तो नहीं होती ना, तो जब आपने ट्रेड करनी है तो फिर जाहिर है कि दोनों तरफ से दो तरफा होती है और उसमें चले बैलेंस कई बार नहीं भी होता, लेकिन एटलीस्ट आप इस तरह नहीं करते कि दूसरे की एक्सपोर्ट्स को बिल्कुल रोक देते हैं। अगर वो खुले दिल से करते तो पाकिस्तान को भी अब मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ट्रेड जो है उसमें जिस तरह चीन की आपने मिसाल दी है, तो ये बहुत से मुल्कों में होता है कि जो तनाज़ात भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन साथ साथ ट्रेड भी चलती है। लेकिन उसके लिए भी ये चाहिए होता है कि दोनों तरफ से आपको दिल खुला करना पड़ता है, दोनों तरफ से वो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आप कहें कि ठीक है जी हम सालोज में जो है ना चीज़ें कर लेंगे। लेकिन भारत की तरफ से भी उस तरह की इंडिकेशन नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। वो जो एक होता है ना इस रीजन में, मैंने जैसा कहा कि वो सबसे बड़ी इस रीजन के मुल्क हैं, बल्कि ये बाकी सारे मुल्क मिला के भी साउथ एशिया के उनके बराबर भी नहीं आते, बल्कि उनसे आधे के भी नहीं आते, ना जोग्राफिकली ना आबादी के हिसाब से। तो उनको जिस तरह का बड़ापन दिखाना चाहिए, या चले बड़ापन नहीं भी दिखा सकते तो कम से कम एक नॉर्मल जो है ना बिहेवियर, जो उनसे एक नॉर्मल अप्रोच तो रखें। लेकिन अगर आप बहुत ही मुआंदाना अप्रोच रखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली फिर दूसरे मुल्कों में भी उसका जो है ना वो जाहिर है कि एक इस तरह की फीलिंग्स पैदा होती हैं कि फिर उधर से इम्पैक्ट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही कहा कि आपने, क्योंकि जब आप इस तरह के स्टेप्स लेते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ता है, और फिर जब आपकी दीवारें साथ साथ हो, आपके बॉर्डर्स साथ साथ हो, दरवाजे साथ साथ हो, तो फिर आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। और फिर कम से कम जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है वो खेल के मैदान में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब भी हमने देखा है कि पाकिस्तान कोई चीज, कोई इवेंट होस्ट करता है, तो इंडिया उसको अपनी डिप्लोमेसी से एक जवाब दे देता है कि हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। हालांकि बाकी सारी इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आती भी हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत सारी कुर्बानियां भी दी हैं और स्टिल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि हमारी टीम नहीं आएगी, देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, क्या वो भी इस तरीके से होगा कि भारत को भी कोई नाको चने चबवाए जाए। इस पे तो ज़ाहिर है कि आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल जो हो रहा है बड़ा अफसोसनाक है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।